नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसीए प्रतीक मलिक पर। और आज हम बात करेंगे असेसमेंट की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के हिसाब से, हर साल एग्ज़ाम में आता ही है, पूछा ही जाता है। जैसे अगर मैं बताऊं पेपर 1 के अंदर ये अभी तक 29 क्वेश्चन पूछे गए हैं असेसमेंट से रिलेटेड। देखिए, जुलाई में भी पूछा गया, दिसंबर में भी पूछा गया, तो एक क्वेश्चन तो आता ही है कम से कम इसका। ऐसे ही पेपर 2 के अंदर देखा जाए तो पेपर 2 में देखिए 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आते हैं डायरेक्ट असेसमेंट पे। पहले हम बात करेंगे मूल्यांकन क्यों और कैसे, हमें क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। जब ये क्लियर हो जाएगा तब ही यहाँ से कई क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे फिर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव में बांटा जैसे कि हम करते हैं। ठीक है, तो भैया देखो हमें क्यों करना है। हमें जब टीचिंग अप्रोच के अंदर चेंज चाहिएगा ना, तो वो हमें असेसमेंट के थ्रू ही पता चलता है। ठीक है, हमें टीचिंग अप्रोच में चेंज करना है। हम बच्चे का, स्टूडेंट का लर्नर जो स्टाइल है, लर्निंग स्टाइल है, उसको नहीं बदल सकते। जिस तरह से वो सीख रहा है उसको नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने टीचिंग अप्रोच को बदल सकते हैं। तो इसके लिए हमें असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से हमें प्रेरणा देने के लिए, है ना। और नेगेटिव में तो मैंने आपको बता ही रखा है, रैंक करना है, रैंक 1 आया, रैंक 2 आया, ये तो गलत है, हमें देना ही नहीं है। हमें बच्चों को अलग अलग ग्रुप बनाना कि ये होशियार बच्चे एक साथ कर दो, ये थोड़े से स्लो लर्नर है, इनको एक तरफ कर दो ना, ये चीज़ भी नहीं करना हमें। ठीक है, हमने बताया था कि हमारे कभी भी जो ग्रुप होंगे वो समान बच्चों की नहीं होने चाहिए, समरूपी बच्चों के नहीं होने चाहिए, है ना, ये बताया था। इसी तरह से हमने बताया था सेग्रीगेट नहीं करना बच्चे को। इंक्लूसिव एजुकेशन में बताया था ना, जो हम नेगेटिव चीज़ क्या रहती है, हम बस एक चीज़ के ऊपर रखते हैं। जैसे कि बस बोर्ड के एग्ज़ाम के ऊपर हमने पूरी 10वीं को कर दिया या पूरी 12वीं को कर दिया, ये भी नेगेटिव है ना। असेसमेंट के अंदर जो अगर प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, हम प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात करेंगे, तो वो ये कहता है कि अंत में या किसी एक पेपर के आधार पे हम बच्चे का इवेल्युएशन ना करें, है ना। तो ये चीज़ होता है। फिर आता है फर्दरिंग लर्निंग प्रोसेस। हमें बच्चे को लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, हमारी इनबिल्ट होनी चाहिए, जो जैसे कि मैंने बताया एट द एंड नहीं होनी चाहिए, इनबिल्ट प्रोसेस होनी चाहिए। बच्चे को पता भी नहीं चल रहा है कि उसका असेसमेंट हो रहा है ना। तो ये चीज़ होती है। पोर्टफोलियो असेसमेंट इसके अंदर सबसे बेटर, सबसे बेस्ट पाया गया है। पोर्टफोलियो क्या होता है, स्टार्टिंग से पहले से लेके जब आपका कॉलेज तक का होता है ना, ये सारा एक ही चीज़ के अंदर होता है। कि आपने क्या ड्राइंग बनाई या क्या कुछ भी किया, ये सारा पोर्टफोलियो आपका एक ही के अंदर होता है। और विदेशों में तो भाई ये भी चीज़ है कि वो पोर्टफोलियो ही आपका पुलिस डिपार्टमेंट के पास चला जाता है कि अगर मान लिया आप क्राइम करते हैं तो उससे आपकी हिस्ट्री पता चल जाए कि हाँ ये बच्चा इस तरह का है, इसने उस टाइम पे भी मिसबिहेव किया था, ये पढ़ाई में अच्छा था, या इसके साथ ये दिक्कत रही है। तो ये सारी चीज़ें पोर्टफोलियो असेसमेंट बढ़िया रहता है। ठीक है, कि एक तरह से ये सबसे बड़ी बात क्या है, पोर्टफोलियो असेसमेंट में आप खुद से कंपेयर करते हैं बच्चे को, ना कि किसी और से। जैसे कि कंपैरिजन है, कंपैरिजन नेगेटिव चीज़ है, लेकिन किसी और से कंपैरिजन करना, है ना, किसी और से। लेकिन अगर मैं खुद से कंपेयर कर रहा हूँ खुद को, तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, कंपटीशन मैंने बताया ये है, नेगेटिव है, जेलस होते हैं बच्चे उससे। ठीक है, जेलसी उत्पन्न होती है उनमें। पास फेल करना, पास फेल के लिए हमें कभी असेसमेंट नहीं करना भाई। कोई कौन बच्चा पास हो गया कौन फेल हो गया, इसके लिए कभी नहीं करना हमें किस लिए करना है कि अंडरस्टैंड बच्चों की थिंकिंग क्या है, बच्चे किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से सीख रहे हैं, हमें वो पता करनी है। क्योंकि वहाँ से हमें उनकी गलतियाँ पता चलेंगी। अब बता है कि गलतियाँ हमने एनसीएफ के टाइम पे पढ़ा था कि जो गलतियाँ होती हैं वो हमें क्या बताते हैं कि बच्चा कैसे सोच रहा है। एवेलुएट इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, हमें एक तरह से देखा जाए तो जो हमने पढ़ा है ना उसका इवेल्युएशन होता है। ये बच्चों को लेबल नहीं करना, बता दिया हमने कि तू नालायक है या तू होशियार है, ये भी लेबल नहीं करना हमें बच्चों को। ठीक है, अब आ जाता है पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग, है ना भाई। पहले है ये मीनिंग है भाई, ये थोड़ा सा कट गया आपका, मीनिंग है यहाँ पे, ये मीनिंग है। ठीक है, मीनिंग के अंदर क्या है ये हिंदी में भी दिखा देता हूँ आपको। अर्थ, ठीक है, चलो आपको थोड़ा सा यहीं से दिखा देता हूँ, ये हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं भाई आपको।
मतलब इंग्लिश में आपको मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इंग्लिश के अंदर जिसको चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस, है ना। चलिए हाँ, जिनको ये नोट्स चाहिए इसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मिलेंगे विद आंसर की, तो वो आप ले सकते हैं। वो 500 का है आपका, जो ये नंबर दिया हुआ है इस पर आप मैसेज कर लेना। 500 के ओवरऑल है, मतलब कि 500 में पूरा कोर्स मिल रहा है। वीडियोज़ आपकी फ्री रहेंगी। नोट्स का मैंने आपको रीज़न बता दिया था क्योंकि क्यों नोट्स मैं दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे बस नोट्स ही ले रहे हैं। तो वीडियोज़ आपकी फ्री रहेंगी लेकिन नोट्स रहेंगे, क्योंकि ये टाइपिंग में भी भैया मेहनत हुई है, सारी चीज़ों के अंदर हुई है, और भी लोगों का इसके अंदर चीज़ें लगी हुई हैं, तो और भी काफ़ी रीजंस है ना। तो ये 500 के रहेंगे जिसके अंदर सारा सब कुछ कवर किया होगा आपका। खाली ये नहीं है कि एक पेज ये नोट्स नहीं है। कुछ कन्फ्यूज़न ये थी कि एक दिन के 500 में है, नहीं, पूरे सारी चीज़ों के 500 में है, ठीक है। इतनी तो आपकी बुक्स आ जाती हैं प्रीवियस ईयर के अगर आप उठाओगे तो। चलिए, अर्थ, पहले तो सीखने के लिए मूल्यांकन, ये है असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। भैया ये हमें मदद करती है, शिक्षकों को मदद करती है कि छात्रों को क्या समझ आता है, कैसे समझ आता है, इसके लिए। असेसमेंट फॉर मूल्यांकन के अंदर अगर मैं बताऊं क्या क्या चीज़ें आती है, देखिए आप प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं। प्रीवियस नॉलेज आपको ये देखना होता है, आपको अपनी पेडागोजी आप पढ़ाना चाह रहे हो ना, पढ़ाने से पहले आप क्वेश्चन पूछ रहे हो बच्चों से, तो वो भी तो असेसमेंट हुई ना। वो क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए आप असेसमेंट कर रहे हो, सीखने के लिए मूल्यांकन कर रहे हो आप, ठीक है। फिर आपका है सीखने का मूल्यांकन, ये हमेशा एंड के अंदर होता है। ये क्या होता है आपका, एंड के अंदर होगा, ये पहले नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से आपका होता है सीखने के रूप में मूल्यांकन। सीखने के रूप में मूल्यांकन आपका अगर मैं बताऊं तो सीखने के रूप में मूल्यांकन होता है जब बच्चे आपस में एक दूसरे का इवेल्युएशन करते हैं, या बच्चे टीचर का इवेल्युएशन करते हैं, या पीयर ट्यूटरिंग हो रही होती है, जब बच्चे एक दूसरे को पढ़ा रहे होते हैं तो एक दूसरे का इवेल्युएशन करते हैं, तो ये होते हैं सीखने के रूप में मूल्यांकन, या बच्चे खुद का इवेल्युएशन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो उद्देश्य क्या होता है इसका, उद्देश्य ये होता है कि बच्चे अधिक सक्रिय रहें, मोटिवेटेड रहें। बीच बीच में आप क्या करते हैं, बीच बीच में आप उनको हिंट देते हैं। अगर बच्चा आंसर तक नहीं पहुंचता तो आप उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो भी सीखने के लिए मूल्यांकन है ना। सीखने के लिए मूल्यांकन के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें आएंगी। डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आपका इसी के अंदर आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी इसी के अंदर आता है, रीटेस्ट भी इसी के अंदर आता है ना। टेस्ट रीटेस्ट, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसके नंबर नहीं लगेंगे, इसमें क्या होता है, इसके अंदर नंबर नहीं होते भाई इनके, ठीक है। ये बस आपका सीखने के लिए होता है। जो नंबर और रिकॉर्ड के लिए होता है, ये होता है सीखने का मूल्यांकन, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग अगर आएगा तो उसके नंबर मिलते हैं। ये मेनली देखा गया है या तो यूनिट के एंड में होगा या साल के एंड में होगा, ये सारी चीज़ें रहती हैं इसका, ठीक है। तो ये होता है सीखने का मूल्यांकन। एक होता है सीखने के रूप में मूल्यांकन, तो ये मैंने बता दिया, छात्र अपनी स्वयं की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का उपयोग करने का अवसर देता है, ठीक है। छात्र को टीचर क्या करता है, छात्र को अवसर देते हैं खुद की बढ़ाने का। प्रक्रिया क्या है बता दिया, विषय के बीच में पूछे गए प्रश्न ये अंत में होता है, और ये स्वयं एवं सहकर्मी उसके लिए होता है, ठीक है। अब एक बार इंग्लिश का ले लिया था भाई आपका से रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस होते हैं आपके, जो रिकैप में आपने पूछे, रिवीजन के अंदर आपके जो पूछे वो भी असेसमेंट एज लर्निंग ही है, ठीक है। आपने चैप्टर पढ़ा दिया उसके बाद आप पूछ रहे हैं क्वेश्चंस बच्चों से, तो वो भी असेसमेंट एज लर्निंग ही है। तो ये हो गया, इसके ग्रेड कोई नहीं दिए जाते, सारी चीज़ें बताई दी मैंने आपको, है ना। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। चलिए आगे चलते हैं अब। मूल्यांकन के प्रकार, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। इसके अंदर वैन, पर्पस और एग्जाम्पल ये बातें हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होता है, कहीं भी आप जाने से पहले अगर असेसमेंट ले रहे हैं ना तो वो प्लेसमेंट असेसमेंट होता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो कुछ स्कूल है हमारे, जैसे जवाहर नवोदय, या दिल्ली के अंदर आरपीवी हैं, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, वहाँ पे बच्चों का, या केवी के अंदर भी बच्चों का आने से पहले कभी टेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो आपका प्लेसमेंट असेसमेंट है। ये आपका जॉब के अंदर भी होता है, जॉब के अंदर भी प्लेसमेंट देने के लिए आपको टेस्ट देते हैं, तो वो भी प्लेसमेंट असेसमेंट है। तो बिगनिंग पहले ही आ जाएगा,
ये किसके लिए बेस्ट है, रिक्रूटिंग के लिए, आप रिक्रूट कर रहे हैं, है ना। इसी तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट समझ लीजिए इनको ध्यान से, दोनों बहुत सेम से है। असल में मैं बताऊं तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही एक पार्ट है, लेकिन इसके अंदर इसका बस एक ही पर्पस होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो मैंने आपको बताया था, असेसमेंट एज लर्निंग हुआ था ना आपका, सॉरी असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग तो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट भी मैंने उसके अंदर एक बताया था। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, जब आप बच्चों को ये देखना चाह रहे हैं कि बच्चा गलती कहाँ कर रहा है, आपने एडिशन दिया, एडिशन के अंदर उसको एक एक डिजिट के दे रहे हैं, 9+3 कर दे भाई, 2+4 कर दे, उसके बाद में आप डबल डिजिट के देने लगे, ठीक है। तो इस तरह से एडिशन करने के लिए तो आपका पता चल गया, तो आपको पता चलेगा कि बच्चा गलती कहाँ कर रहा है ना। तो ये उसके बाद में उसकी गलती सुधारना। डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बाद रिमीडियल टीचिंग जरूर होती है, समझ लेना। अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद रिमीडियल टीचिंग नहीं हुई तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट ही नहीं कहलाएगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट होता ही गलती सुधारने के लिए है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर अब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, प्रोजेक्ट करना, डिबेट करना और ये सारी चीज़ें, है ना, कि प्रोजेक्ट के ऊपर आपने सीसी में देखा ही होगा, एफएज होते हैं, एसेज होते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसी तरह से सम्मेटिव असेसमेंट होते हैं। सम्मेटिव असेसमेंट मेनली हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है ना, लास्ट में आपको नंबर देने बच्चों को, ये एट द एंड में होता है, ठीक है। ये जज करने के लिए होता है कि आपने प्रोग्राम किस तरह से कितना ज़्यादा अच्छे तरह से किया है। स्थान निर्धारण, प्लेसमेंट बता दिया था मैंने, रचनात्मक मूल्यांकन, सारांशित मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यांकन के प्रकार हैं भाई ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और हो जाएगा, है ना। चलिए सीसीई के अंदर जो हमारा सीसीई लागू था भाई, उसके अंदर क्या था कि उसके अंदर 100% जो चीज़ें होती थी ना, उसके अंदर 60 और 40% के हिसाब से थी। 60% तो जो हमारे नंबर लगते थे वो सम्मेटिव असेसमेंट के लगते थे, और 40% हमारे जो नंबर लगते थे वो हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट के लगते थे। एक्चुअली ये सीसी था, ये बना किस तरह से था, ये था कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव एवेल्युएशन। कंटिन्यूस क्या होता है, जो लगातार हो पूरे साल, एक साथ एंड में ना हो बस, तो लगातार हमारे एफएज की वजह से हमारी लगातार चलती थी। फिर था कम्प्रीहेंसिव एवेल्युएशन, कि खाली हमारी पढ़ाई लिखाई की एवेल्युएशन ना हो, हम कैसे बात कर रहे हैं, कैसे डिबेट कर रहे हैं, कैसे डिस्कशन कर रहे हैं, इस चीज़ की भी इवेल्युएशन हो। यही चीज़ हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर हमने मापी भी थी बच्चों की, कि बच्चा डिबेट के थ्रू हम उसको नंबर दे रहे हैं, उसको बोलने के लिए, स्पीच के लिए हम उसको मार्क्स दे रहे हैं, उसके प्रोजेक्ट के लिए मार्क्स दे रहे हैं। तो ये हमारा यही था, ठीक है। अब जो हमारे एफए होते थे वो 4 होते थे, एफए हमारे होते थे 4, 10-10 नंबर के होते थे, है ना। पहले फर्स्ट टर्म में और एक फाइनल टर्म में। फाइनल टर्म में क्या होता था, देखो फर्स्ट टर्म भी 50 नंबर का होता था और फाइनल टर्म भी 50 नंबर का होता था। इस 50 नंबर के अंदर 20 नंबर के एफए होते थे जो 10-10 नंबर के होते थे, और 30 नंबर का एक एसए होता था जो हमारा हाफ ईयरली कहते थे जिसको हम, ठीक है, या SA1 कहते थे जिसको। फिर आता था SA2। SA2 के अंदर क्या था, सेम वही वाली चीज़ थी जो ये है, ठीक है। FA3 आएगा, FA4 आएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट। अब देखो स्कूल बेस्ड असेसमेंट कुछ लोगों को बुरा लगता था कि ये बेकार है, लेकिन ये अच्छी होती है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो क्यों अच्छी होती है, क्योंकि देखो इसके अंदर हमारा जो बाहर का जो टीचर आएगा वो बच्चे को नहीं जानता कि बच्चा कैसे है, और बच्चा बाहर वाले टीचर से डर भी जाता है। अपना जो उसका परफॉर्मेंस होता है वो उस हिसाब से नहीं कर पाता, है ना, जो परफॉर्म नहीं कर पाता बच्चा अपनी लेवल के हिसाब से। तो इस वजह से ये बेटर था, ठीक है, बेटर एक्सटर्नल एग्जामिनर से बेटर था हमारा। तो हेल्प हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनकी लर्निंग है उसको हम अच्छे से चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई इससे यहाँ गलती हो रही है, तो ये हमारे लिए बेटर है। जो अपना टीचर होगा वो उसको बेटर एनालिसिस कर सकता है। एंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये ओवरऑल डेवलपमेंट को एंश्योर करता है। और टीचर जो बाहर वाला टीचर होगा वो एक ही चीज़ को
एसेस करेगा। इसी तरह से हमारा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, हम उसको बच्चे को फीडबैक भी दे सकते हैं, बाहर वाले फीडबैक इतने अच्छे से दे नहीं पाएगा, है ना। रचनात्मक प्रतिक्रिया या पुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने को बेहतर कर सकते हैं हम। समग्र विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो होलिस्टिक डेवलपमेंट था उसको हम सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वेश्चन पेपर, ये पेपर में आ जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर हो गया भाई। ये तो वैलिडिटी या वैधता, जो आप चेक करना चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड हो। मान लो मैं सीटेट के अंदर क्वेश्चन पूछने लग जाऊं किसी और के, कि बताइए कंपनीज में कैसे काम होता है या ये होता है, तो वो तो वैध नहीं होंगे ना क्वेश्चन। वैध कैसे? एक बार DSSB ने क्या किया था, DSSB ने क्वेश्चन पूछे थे पाकिस्तान के, है ना, तो वो एक तरह से उसकी वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क था कि कैसे हो गया। जिस चीज़ को आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करिए ना, तो इसी तरह से अगर टीचर के रिलेटेड हमें जो चीज़ करनी है, जो चेक करना है, अब मेरे को चेक तो करना है प्लस बच्चे को आता है या नहीं आता है, और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको माइनस वाले पेपर के अंदर, तो वो तो चीज़ गलत हो गई ना। तो वो वैलिडिटी है कि जो हम चेक करना चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो उसके अंदर, है ना। रिलायबल होना चाहिए। देखिए रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, इनके बारे में बात करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात कर लेता हूँ। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है कि फेयर हो आपका असेसमेंट, ऐसा ना हो कि उसके अंदर इमोशंस नहीं डले हों। मतलब कि अगर निष्पक्षता कैसे हो कि मान लीजिए मैं कोई ऐसा असेसमेंट दे रहा हूँ, जैसे आज के टाइम पे बीजेपी की सरकार है, तो मैं बीजेपी से रिलेटेड कोई वो करके उनकी वाहवाही करके, जिससे मैं ये करूँ कि बच्चा बीजेपी की वाहवाही करे, है ना, या कांग्रेस को बुरा कहे, ये हर टाइम पे अलग अलग होता है। इसी तरह के मान ली कांग्रेस की सरकार है या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो मैं इस तरह का पेपर बना रहा हूँ कि बच्चे को मजबूर कर रहा हूँ कि अगर वो आम आदमी पार्टी की बुराई नहीं करेगा तो ही उसको मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज़ गलत है ना। तो हमें अपने पर्सनल बायस खत्म करने हैं, ऑब्जेक्टिविटी हमारी सही रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का है, ये हमारे किसी रिलीजियन से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, ये हमारे किसी एक सोच से रिलेटेड ना हो। हमारा पेपर जब बनाए पता नहीं चले हमें, बंदा ये नहीं कह दे कि ये पेपर तो किसी लेफ्टिस्ट ने बना रखा है या राइटिस्ट ने बना रखा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं रिलायबिलिटी के ऊपर। भाई हमारा जो पेपर होना चाहिए ना भाई, वो रिलायबल होना चाहिए, वो विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीयता कैसे होता है? जिससे किसी एक बंदे को खास फर्क ना पड़े या सबके लिए सेम हो, और वो सब बंदे सेम मार्क्स लाएं, या मतलब उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, आपका कोई टेस्ट हो रहा है और उसके अंदर आपने सारे क्वेश्चन दिल्ली से रिलेटेड पूछ लिए, तो ये तो गलत चीज़ हो गई ना, क्योंकि दिल्ली वाले के लिए वो पेपर आसान हो गया, बाहर वालों के लिए मुश्किल हो गया। मतलब कि उसका आसान और मुश्किल ना तो टाइम को देख के करे, ठीक है, ना प्लेस को देख के करे कि आज एक चीज़ आज आसान है और कल मुश्किल हो जाएगी, या आज मुश्किल है कल मैं कुछ और कर लूँगा या किसी और सेटअप में रहने लगूंगा तो वो चीज़ आसान हो जाएगी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ना किसी प्लेस स्पेसिफिक होनी चाहिए, ना किसी टाइम स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हमारे रिलायबिलिटी कि उस टेस्ट को हम आगे रीयूज कर पाएँ। और अगर बच्चा दोबारा वो टेस्ट देता है, तो अगर एक बच्चे के ऊपर नहीं है, ओवरऑल अगर मैं बच्चों की बात करूं तो ओवरऑल बच्चों की परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा फर्क ना पड़े। अब जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, DSSB ने एक बारी क्या किया कि एक ही बुक में से, NIS की बुक्स में से उसने क्वेश्चन पेपर बना दिए, और वो भी चार सेट में थे। एक पेपर था 29 तारीख को, एक पेपर था 13 तारीख को, एक 14 को था, एक 28 को था, ठीक है। तो बुक सेम है, अब इनको टाइम मिल गया बच्चों को, समझ रहे हो, उस बुक को पढ़ने का, तो वो पेपर में से रिलायबिलिटी खत्म हो गई, समझ रहे हो, पेपर में से रिलायबिलिटी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि इन बच्चों के तो मार्क्स उसके अंदर उतने अच्छे नहीं आएंगे और बच्चे ये पढ़ लेंगे उसमें से, तो ये इनके लिए आसान हो गई वही चीज़। तो ये सेम होता है ना, ना तो टाइम का ज़्यादा फर्क पड़े, ना आपका प्लेस का ज़्यादा फर्क पड़े, ठीक है। कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं भाई। किसी ने उस दिन पूछा था ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के बारे में कि भाई ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के बारे में बता दीजिए सर। देखो, ओपन एंडेड वो क्वेश्चंस होते हैं
जब हम बच्चे को किसी को भी हमने इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जिससे बच्चे बहुत सारे आंसर निकाल सकते हैं, वो अपनी क्यूरियोसिटी उनकी ख़त्म नहीं होती। मैंने कहा कि 10 जोड़ बताओ किस किस का होता है, एक ने बताया 1.5 प्लस 8.5 है ना, दूसरे ने बताया 7 प्लस 3, तीसरे ने बताया 5 प्लस 5। इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। बच्चा एक तरह से नहीं सोचता, बच्चा अलग अलग तरह से सोचता है। बच्चा इसी तरह से आगे आगे भी सोचेगा। बच्चा ये भी सोचेगा कि 9.9 प्लस 0.1 ये कर लूँगा जब भी 10 बन जाएगा, है ना। ये हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है और ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हमारे ज़्यादा बेटर होते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि बेनिफिट ऑफ सेविंग वाटर बताओ, तो ये रटे रटाए आंसर नहीं है ना, इसका एक ही आंसर थोड़ी आएगा, इसके मल्टीपल आंसर्स आएंगे। तो ये हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। और ये क्लोज एंडेड क्या होता है? क्लोज एंडेड हो गया कि मैंने 5 प्लस 5 कह दिया बच्चों को, सबका 10 ही आएगा बस। अब क्या, बच्चे का क्वेश्चन पूरा हुआ, ये खत्म। तो इससे हमारे बच्चे डाइवर्जेंट थिंकर नहीं बन पाते। बच्चे एक ही परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं, एक ही पर्सपेक्टिव में सोचते हैं और उसी तक लिमिट होके रह जाते हैं। हमें बच्चे को लिमिट नहीं करना है, जैसा कि एनसीएफ हमें कहता ही है। अब बात करते हैं डिसेबिलिटी कैन बी एसेस्ड। हाँ, लर्निंग डिसेबिलिटी कैसे एसेस की जाती है? डायग्नोस्टिक टेस्ट से। हमने बात कर ली थी इस बारे में। टीचर शुड करेक्ट एरर दैट इंटरफेयर इन जर्नल मीनिंग एंड अंडरस्टैंड पोलाइटली। देखो क्या कह रहे हैं ये बात कह रहे हैं कि शिक्षक उन त्रुटियों को ठीक करना चाहिए जो सामान्य अर्थ को बदल दें। मतलब बच्चे को चीज़ ही गलत जा रही है ना, बच्चा वो गलतियां कर रहा है जिससे उसका कंसेप्ट ही खराब हो रहा है, तो वो चीज़ें हमें करनी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंसेप्ट बनने के लिए एक प्रोसेस होती है जिससे बच्चा गलती करेगा तभी उसका कंसेप्ट बनेगा, तो वो गलतियां हमें सुधारनी नहीं है, बच्चा उन्हें खुद सुधारेगा, है ना। अब जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं ये किस लिए होते हैं? ये बस याद करने और रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है, उत्तर पहचानना और याद करना, ये इसीलिए यूज़ होते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, ये आज की वीडियो हमारी ख़त्म हो गई है और इसके स्क्रीनशॉट आई होप आप सब ने ले लिए होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आपको बता रखा है, पीडीएफ नोट्स के लिए आपको 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।